हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। चलिए आज हम एक और नए शानदार सेशन में जुड़ चुके हैं, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं साइंस का हमारा 7वां चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, इसके पहले कि हमने 6 चैप्टर पढ़ लिया है, 6वां चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा है आपका, उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, अगला चैप्टर। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। इसमें आपको पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा किस प्रकार से एक जीव से नए जीव कैसे बने उत्पन्न होते हैं, एक जीव या एक से अधिक जीव मिलकर कैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक, इस बात को हम पढ़ेंगे। तो जीव जनन कैसे करते हैं उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि जनन होता क्या है या प्रजनन, जनन या प्रजनन। देखिए जनन या प्रजनन का साधारण सा अर्थ है, या फिर बात करें इसकी परिभाषा कि एक ऐसा प्रक्रम, यानी एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, या फिर बात करें कि नए संतानों की उत्पत्ति होती है। किसी जीव द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति होती है जो उस जाति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी जीव के द्वारा उसके जैसा ही नया जीव उत्पन्न होगा तभी उस जीव की वह जाति बनी रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो जब प्रजनन रुक जाएगा, जनन रुक जाएगा, तो क्या होगा, संतति आगे नहीं बढ़ेगी। संतति आगे नहीं बढ़ेगी तो आगे चलकर हो सकता है कि वह लुप्त जातियों में आने लगे, खत्म होने लगे। ठीक, तो प्रजनन या जनन क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव अपनी जैसी संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं जो क्या करते हैं, उस जाति को बनाए रखते हैं, जो उस, या फिर ऐसे बोल, जो जीव की जाति को, जाति का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि उसकी प्रजातियाँ जो है। ठीक, जैसे शेर की बात करें तो शेर के जो उनका संतान होंगे वह उस शेर की जाति को बनाए रखेंगे। ठीक, तो जीव की जाति को बनाए रखते हैं, यही प्रक्रम क्या कहलाता है, जनन या प्रजनन कहलाता है। अब देखिए जनन या प्रजनन हमें दो प्रकार से पढ़ना है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। या फिर इसके पहले हम बात करते हैं कि जनन या प्रजनन होना आवश्यक क्यों है, समझ चुके, ताकि जीव की जातियाँ बनी रहें। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो जीव खत्म होने लगेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जनन या प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक जनन। अब समझिएगा लैंगिक और अलैंगिक का मतलब क्या है। देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें कोई जीव अकेले ही सक्षम होता है अपने जैसे संतान को जन्म देने के लिए। मतलब कि कोई भी जीव ऐसा है जो जिसमें कोई दो जीवों की भागीदारी नहीं होती। ठीक, साधारणतः जनन में दो जीवों की भागीदारी होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि केवल एक ही जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। यह अकेले ही अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक, लेकिन लैंगिक जनन में दो जीवों की भागीदारी चाहिए होती है। ठीक, एक जीव अकेला उससे नहीं हो पाएगा। ठीक, तो दो जीवों की भागीदारी होती है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, वह जनन जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न
कर सकता है। अब जैसे में एग्जाम्पल देखिएगा, अमीबा, ठीक, अमीबा हो गया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी जीव ऐसे हैं, ठीक, लेशमानिया, ठीक है। तो अमीबा हो गया, लेशमानिया हो गया, हाइड्रा हो गया, यह कैसे जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, यानी इसमें एक ही जीव द्वारा संतानों की उत्पत्ति हो सकती है। अब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें दो जीवों की भागीदारी होती है। वह जनन जिसमें नए संतान के लिए, नए संतान को जन्म देने के लिए दो जीवों की भागीदारी होती है। अब देखिएगा, दो जीवों में कौन, एक नर होता है, एक मादा, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं, मानव, पादप, हम बात करेंगे पादपों में भी लैंगिक जनन होता है, ठीक, आगे पढ़ेंगे। पादप हो गया, उसके बाद जीव जंतु, अन्य जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु, पक्षी आदि, ठीक, मानव, जीव जंतु, पक्षी आदि, ये सब क्या है, लैंगिक जनन के उदाहरण हैं। समझ गए। तो अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें केवल एक ही जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न के लिए उत्तरदायी होता है या फिर वह अकेला कर सकता है। अमीबा, लेशमानिया, हाइड्रा। लैंगिक जनन वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी होती है, मानव, पादप, जीव जंतु, पक्षी, ठीक है। समझ गए इस बात को, तो इतना नोट कीजिए। हो गया। चलिए इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं एक कोश की जीवों में अलैंगिक जनन, ठीक है। पहले हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, एक कोश की जीवों में भी और बहुकोश की जीवों में, फिर उसके बाद हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक। अलैंगिक जनन के बाद लैंगिक जनन। देखिए क्या बात करने जा रहे हैं, एक कोश की जीवों में अलैंगिक जनन, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन, ठीक। अब अलैंगिक जनन एक कोश की जीवों में, अब ध्यान दीजिएगा, एक कोश की जीव क्या होते हैं, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, ठीक। हमारे अंदर, मानव शरीर के अंदर कई सारी कोशिकाएं पाई जाती है, सभी जीवों में लगभग जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें एक कोश की जीव पाए जाते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ठीक,
बाकी सभी और से जीव होते हैं जिनमें बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, ऐसा याद रखिएगा कि जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। कितने? एक कोशिका। ठीक, अब एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है उसको हम पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल नहीं, मतलब कि इसका प्रकार, अलैंगिक जनन का प्रकार किसमें? एक कोशिकीय जीवों में। पहला है आपका द्विविखंडन। ऐसे लिखिएगा पहले, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में जनन की प्रक्रिया विखंडन विधि से होती है। विखंडन विधि से होती है, अब विखंडन विधि से होती है तो विखंडन विधि के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार। एक होता है द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन। अब समझिएगा, एक कोशिकीय जीवों में भी जनन की प्रक्रिया विखंडन विधि से होती है। इसमें पहला प्रकार है द्विविखंडन। यानी द्विविखंडन का मतलब देखिए, द्वि से मतलब दो, यानी ऐसा विखंडन होता है, यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें वह दो भागों में टूट जाते हैं और दो भागों में टूटकर वह अलग अलग जीव बना लेते हैं। ठीक, तो दो विखंडन में क्या होगा, ऐसा वह जनन प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो जीवों में बदल जाता है। अब एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अमीबा का। किसका? अमीबा। ध्यान रखिएगा, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसको चाहे जैसे बना दीजिए। ठीक, हमने कहा यहाँ पर इसका एक कोशिकीय एक केंद्रक है। ठीक, तो होगा क्या, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव में जो केंद्रक है, तो देखिए जब विखंडन होगा इसका, तो यह केंद्रक विखंडन होने से पहले दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। कितने? दो केंद्रक। देखिए, मान लीजिए एक यह भाग होगा, एक यह भाग। ठीक है, ऐसा ही कुछ यह बन जाता है, मान लीजिए। ठीक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दो केंद्रकों में बढ़ गया इसका एक केंद्रक। अब यहाँ से यह विभाजित हो जाएगा। क्या होगा? विखंडित हो जाएगा। तो विभाजित होकर दो जीव बना लेगा। एक देखिए, एक यह जीव बना लिया और एक यह वाला जीव भाग। ठीक, तो देखिए अमीबा जो था, इसमें क्या हुआ, द्विविखंडन की प्रक्रिया हुई। एक जीव था, यह विभाजित होकर दो केंद्रक वाले, इसका केंद्रक वाले, देखिएगा कोई भी जीव विखंडन होने से पहले उसमें केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक, केंद्रक विभाजन होकर दो केंद्रक बना, उसके बाद अलग अलग केंद्रक क्या हुए, दोनों केंद्रक अलग अलग भाग से अलग हो गए। तो यह पहला एक जीव बना, दूसरा एक जीव। तो वह जनन की प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो जीवों में बदल जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसको नोट कीजिए। विखंडन की प्रक्रिया समझ गए? वह जनन प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक नहीं, केवल दो। कितने? दो। केवल दो जीवों में बदल जाता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। एग्जाम्पल अमीबा हो गया आपका। अब चलिए, अब हम देखते हैं इसी का दूसरा प्रकार। किसका? विखंडन का। पहला द्विविखंडन, अब दूसरा आएगा बहुविखंडन। क्या आएगा? बहुविखंडन।
इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम एक कोश की जीवों में अभी पढ़ रहे हैं। तो दूसरा इसमें क्या है, बहुविखंडन। बहुविखंडन। अब देखिए बहुविखंडन क्या होता है। विखंडन का वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव कई जीवों में बंटकर अलग अलग हो जाता है। ठीक, एक जीव कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग जीवों का निर्माण करता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव क्या होकर, विखंडित होकर, टूटकर लिखिए या विखंडित होकर, दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लिखिए टूटकर अनेक नए संतानों को जन्म देता है। इसे ही बहुविखंडन कहते हैं। इसे ही बहुविखंडन कहते हैं। समझिएगा कि कोई जीव है, वह एक कोश की कोई जीव और टूटकर अनेक नए जीवों को, नए संतानों को उत्पत्ति करे, वह क्या कहलाएगा, बहुविखंडन। ठीक है, अनेक नए संतान यानी नए जीवों को जन्म दे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया का परजीवी होता है। परजीवी मतलब जो किसी जीव के ऊपर रहकर आश्रित होकर उससे ही अपना भोजन प्राप्त करे। ठीक, तो मलेरिया का परजीवी होता है एक प्लाज्मोडियम, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, प्लाज्मोडियम। देखिएगा यह जो गोल गोल है, यह सब क्या है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, केंद्रक। ठीक, यह अनेक केंद्रक वाले बनाया, उसके बाद यह केंद्रक क्या हुए, अलग हो गए, अलग होकर अलग अलग जीव बना लिए। ठीक है, कितने जीव बना लिए, अलग अलग जीव बना लिए। ठीक है, अलग होने के बाद अनेक जीवों में बट गए, अनेक जीव। ठीक, तो क्या है, बहुविखंडन है ना। तो बहुविखंडन की प्रक्रिया हुई, एक कोश की जीव था जिसमें अलग अलग केंद्रकों का निर्माण हुआ, एक केंद्रक से कई सारे केंद्रकों का निर्माण हुआ, और उसके बाद प्रत्येक केंद्रक क्या किया, अलग हो गया, अलग होकर नए जीव को बनाया, अनेक जीव बने जिससे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुविखंडन। समझ गए, वह प्रक्रिया जिसमें एक कोश की जीव टूटकर अनेक नए संतानों को जन्म देता है, तो इसे ही बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में मलेरिया का परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक, कौन सा, प्लाज्मोडियम। इसमें जो विखंडन होता है यह प्लाज्मोडियम का चित्र है। ऐसे ही डायग्राम आपको पेपर में भी बनाकर आना है। समझ गए, उसको नोट कीजिए। हो गया। अब चलिए देखिए, एक कोश की जीवों में हमने पढ़ लिया कि प्रजनन या जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुकोश की। एक कोश की में दो ही प्रकार थे, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक, अब देखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुकोशिकीय
जीवों में अलैंगिक जनन, ठीक। बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन, इसका पहला प्रकार है हमारा खंडन। क्या है? खंडन। इसके पहले हमने विखंडन पढ़ा था, उसमें दो था, द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक। अब खंडन, अब कन्फ्यूज होंगे कि विखंडन और खंडन में अंतर है। तो देखिए, जो विखंडन नाम दिया गया था वह किस में दिया गया था? एक कोशिकीय में। और खंडन जब आएगा तो बहुकोशिकीय में, ठीक। तो देखिए, खंडन विधि क्या होता है? बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा आप लोगों ने उसमें पढ़ा है। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इसमें भी जीव जो है अपने आप को अलग करके या फिर पूर्ण विकसित होकर नए जीव में बनकर अब नए जीव उत्पन्न करता है टुकड़ों में तोड़कर। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पूर्ण विकसित होकर टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है और नए जीवों को उत्पन्न करता है। अब एग्जाम्पल में आपका आएगा स्पाइरोगायरा। क्या आएगा? स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्पाइरोगायरा क्या होता है? देखिए, स्पाइरोगायरा, ध्यान दीजिएगा, स्पाइरोगायरा में खंडन विधि होता है। यह एक ऐसा जीव होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, स्पाइरोगायरा इसमें खंडन होता है। क्या होता है? खंडन। पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होकर यह अपने आप को टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक। देखिए, 2-3 टुकड़े हम बना देते हैं। तो देखिए, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा और यही टुकड़े क्या होंगे? आगे चलकर एक पूर्ण जीव बना लेंगे, ठीक। यही टुकड़े एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाएंगे। ठीक। तो देखिए, स्पाइरोगायरा में विखंडन कौन सी विधि का उदाहरण है? खंडन विधि का। समझ गए? यह चित्र बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। हो गया?
देखिए अगला मुकुलन, क्या पढ़ना है, मुकुलन विधि। तो ध्यान दीजिए, मुकुलन। एक बात पूछना था आप लोगों से कि आप लोगों जो सोशल साइंस की क्लास चल रही है उसको ज़्यादातर देख नहीं रहे हैं क्या? उसका पेपर नहीं देना है आप लोगों को? उसका भी पेपर देना है। साइंस का जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं उसके भी देखिए, उसका ज़्यादा बच्चे देख नहीं रहे हैं, ठीक है? तो उस वीडियो को देखिए क्योंकि सोशल साइंस का भी तो एग्ज़ाम देना है आप लोगों को। तो चलिए देखिए, मुकुलन, किसी जीव में कोशिका विभाजन के समय उसके किसी भाग पर क्या आ जाता है, उभार आ जाता है। उभार का मतलब कोई कोशिका एक अलग रूप से आ जाएगी बाहर की तरफ, तो वही कोशिका विभाजित होकर एक नए जीव को विकसित करती है। कुछ जीवों के शरीर पर, शरीर की कहने का मतलब उनके बाहरी, इस तरह शरीर पर कोशिका विभाजन से, ऐसे बोल सकते हैं नियमित यानी लगातार, नियमित कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन से एक उभार आ जाता है, एक उभार आ जाता है जिसे मुकुल कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और यही मुकुल, और यही मुकुल विकसित होकर, विकसित होकर नए जीव को, नए जीव को जन्म देता है, जन्म देता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रा में इसके दो उदाहरण होते हैं। एक और भी ऐसा नहीं है कि सबके, किसी के एक ही, बहुत से एग्जाम्पल हैं, पर हमें जो देखना है वो ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण में हाइड्रा और ईस्ट, ठीक। अब हाइड्रा का हम देखते हैं कि हाइड्रा में किस प्रकार से मुकुलन होता है। तो देखिए, यह हाइड्रा का पौधा है। अब धीरे धीरे इस पर क्या होगा, कोशिका विभाजन से एक मुकुल उभार आ जाएगा, ठीक। जो यह मुकुल है, यह उभार है, क्या कहलाता है? मुकुल। यही क्या कहलाता है? मुकुल। ये हाइड्रा का पौधा है, ठीक। इसमें मुकुल आता है, जो उभार आएगा, और उभार क्या होगा, आगे धीरे धीरे बड़ा होगा जैसे ही, तो यह एक नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। एक यह जीव बन जाएगा और एक और।
ठीक है, तो यह क्या होता है, हाइड्रा। नीचे दिख नहीं रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी चित्र ऐसे ही बनाए हैं, एक ही जैसे। ऐसे ही बनाए हैं, और यहाँ पर भी वैसा ही है सभी। ठीक, तो हाइड्रा के पौधे में मुकुलन क्या होता है, यहाँ पर एक उभार आ जाता है, जिसके कारण वह उभार क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए पौधे का रूप ले लेता है। ठीक, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखिए अब। मुकुलन समझ गए। कुछ जीवों के शरीर पर नियमित कोशिका विभाजन से एक उभार आ जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। ठीक, यह उभार क्या कहलाता है, मुकुल। यही मुकुल विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा और ईस्ट में जो विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। हाइड्रा में विभाजन हो गया। अब हमें पढ़ना है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। ठीक, पुनरुद्ध या फिर पुनर्जन। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका किसी कारणवश वह कट जाते हैं। कट जाने का मतलब कि उनमें विभाजन होता है। कुछ जीव किसी कारणवश अनेक भागों में टूट जाते हैं और फिर प्रत्येक भाग विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण जीव बन जाता है। अब देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपका खंडन विधि था और यह पुनर्जन्म, इन दोनों में एक डिफरेंस है। खंडन विधि में क्या था, स्पाइरोगायरा वाला जो आपने देखा बहुकोशिकीय का पहला वाला। ठीक, उसमें देखेंगे कि उसमें भी एक जीव क्या हो रहा था, कई भागों में टूट रहा था, लेकिन वह अपने से टूट रहा था। क्या हो रहा था, वह अपने से टूट रहा था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह किसी कारणवश टूट रहा है, यानी किसी और कारण से। ठीक, तो टूटकर अनेक भागों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो क्या होता है, प्रत्येक भाग विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। अब एग्जाम्पल, उदाहरण है एक जीव प्लेनेरिया। क्या नाम है उसका, प्लेनेरिया। ध्यान रखिए। अब इसका चित्र कैसे बनेगा, तो देखिए अब यहाँ आंखें इसकी नहीं है, यह जो है केंद्रक होते हैं। ठीक,
देखिए मान लीजिए है जीव है प्लेनेरिया, यह क्या हुआ 2-3 भागों में टूट गया, ठीक 2-3 भागों में टूट गया। डायग्राम थोड़ा सही नहीं है पर आप लोग को मेरा आर्ट थोड़ा गड़बड़ है, ठीक आप लोग बना सकते हैं अच्छे से। देखिए 2-3 भागों में टूट गया अलग अलग। अब क्या होगा, यह सभी भाग विकसित होकर एक फिर से नए जीव के रूप में बन जाएंगे। इसके सभी भाग ध्यान दीजिएगा। ठीक, यह क्या है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में विभाजन कैसा होता है, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जन्म। जब कुछ जीवों में, ठीक कुछ जीवों में किसी कारणवश अनेक भागों में टूट जाते हैं, यानी विभाजन क्या होता है किसी कारणवश अनेक भागों में होता है और फिर प्रत्येक भाग विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है, जैसे प्लेनेरिया में विभाजन। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आपको समझ आ गया पुनर्जन्म की, इसको नोट कीजिए। बुक में कुछ अच्छे से चित्र दिया है, आप लोग वैसे बना सकते हैं। खंडन पढ़ लिया हमने, मुकुलन पढ़ लिया, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म हो गया। ठीक, अब अगला हमें पढ़ना है। अगला कौन सा पढ़ना है, बीजाणु समासंग। चलिए, कायिक प्रवर्धन या बीजाणु समास, दो चीजें हैं। ठीक, दो बचे हैं टॉपिक। देखिए पहले हम देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ध्यान दीजिएगा। कायिक प्रवर्धन का अर्थ है एक तरह से जैसे कलम किया जाता है पौधे के किसी भाग को, ठीक पौधे के किसी भाग को लेकर उसके द्वारा नए जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। किसी जीव के, या फिर क्वेश्चन में पादप लिख देते हैं, ज़्यादातर क्या होता है इसमें पादपों में होता है। ठीक, किसी जीव के किसी भाग को लेकर, किसी भाग को लेकर उससे नए संतानों की उत्पत्ति करना, नए संतानों की उत्पत्ति करना, ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह ज़्यादातर किसमें होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जीव पादप जो होते हैं वो भी जीव हैं एक तरह से। ठीक, तो हम पादप कोष्ठक में लिख दिए, यह पादपों में होता है। ठीक, तो उत्पत्ति करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, आपने लिया आलू, ठीक क्या लिया, आलू, इसमें से निकली हैं कलियां, ठीक है, क्या निकली हैं, कलियां। तो आलू भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कलियां निकली हैं छोटी छोटी। ठीक, अब हमने क्या किया, इन्हें काट दिया और उसके बाद इसके कटे हुए भाग को ज़मीन में लगा दिया। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, ज़मीन में लगाने के बाद
लगाना, लगाना यानी हमने इसका रोपण कर दिया एक तरह से। तो इससे क्या होगा, अलग अलग पौधे बन जाएंगे। ठीक, एक नए पौधे के रूप में हर एक तना, हर एक कटा हुआ भाग क्या होगा, नए पौधों के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नए नए पौधे के रूप में विकसित होने के बाद इसमें और भी फल लगेंगे। फल लगने का मतलब यहाँ पर है आलू से मतलब कि और भी आलू लग जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, तो देखिए पौधे का या फिर किसी जीव का या पादप का एक भाग लिया हमने, यहाँ पर कौन सा भाग लिया था, तना वाला। कौन सा भाग लिया था, तना। इस बात को ध्यान रखिएगा, तना वाला। क्या किया हमने, तना वाला भाग लिया आलू का, ज़मीन में लगा दिया इसको काट कर लगाने के बाद हमने देखा कुछ समय बाद कि उसी एक तने से, एक छोटे से भाग को जिसे हमने लगाया, जिसमें कुछ कलियाँ आई थी, जिससे नया पौधा जन्म लिया। ठीक, तो उससे क्या हुआ, एक नए प्रकार से अलग अलग पौधे उगने लगे। ठीक, अलग कहने का मतलब कि नए पौधे विकसित होने लगे जिसमें और भी आलू लगे। यह क्या था, तना वाले भाग से नए संतानों की उत्पत्ति करना। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे एक पत्ती होती है, इसका नाम है ब्रायोफिलम की पत्ती। क्या नाम है, ब्रायोफिलम की पत्ती। इसके पत्ती वाले भाग पर कुछ उभार आ जाते हैं। ठीक, इसके पत्ती वाले भाग पर उभार आ जाता है। जैसे हमने देखा था मुकुलन में, वैसा ही उभार इस पर आता है, लेकिन यह मुकुलन विधि नहीं है। यहाँ पर इसका यह भाग लेकर हम किसी ज़मीन में लगा देंगे तो क्या होगा, एक नया पौधा बन जाएगा। तो यहाँ पर किससे हो रहा है, पत्ती द्वारा हो रहा है। ठीक, कौन सा यह है, ब्रायोफिलम की पत्ती। इसका नाम होता है ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में क्या होता है कि उसके पत्ती द्वारा, पत्ती पर आए हुए उभार को लेकर ज़मीन में लगाने पर नए पौधे का विकास हो जाता है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। इसमें देखिए कुछ तनों द्वारा होता है, कुछ में जड़ों द्वारा होता है, कुछ में पत्तियों द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन कई प्रकार से हो सकता है। क्या लिखेंगे इसमें आगे, यहाँ इतना बनाने के बाद नीचे लिखेंगे कि कायिक प्रवर्धन, यहाँ पर नीचे लिखना है आपको। ठीक, मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ। कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती इत्यादि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, तो देखिए जैसे हम बात करें इसमें आपका वो भी आ जाएगा, गुलाब। ठीक, अदरक, यह सब भी किस में आएंगे, कायिक प्रवर्धन में। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं गुलाब, अदरक, इन सब में भी देखिए तनाव द्वारा होता है। ठीक है, गुलाब के फूल में उसका भी प्रवर्धन, जो कायिक प्रवर्धन किया जाता है, यानी किसी भाग को एक तरह से कलम किया जाता है, वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं, बीजाणु जनन या बीजाणु समासंग। ध्यान रखिएगा, पेपर में आपका अगला जो है 4 हो गया, 5वां बीजाणु जनन या फिर बीजाणु समासंग। ठीक, बीजाणु समासंग। अब देखिए यह क्या होता है, किसी जीव में उसमें से पाए जाने वाले बीज, जैसे किसी पौधे में कोई बीजाणु है। ठीक, यानी बीज कोश है जिसमें बीज पाए जाते हैं। उस बीज कोश का फट जाने पर बीज किसी माध्यम से बिखर जाते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, किसी माध्यम से। वही क्या कहलाता है, बीजाणु जनन। ठीक, यानी बीज के द्वारा होता है।
किसी पादप के बीजों के बिखर जाने से नए जीवों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कहलाता है। बीजाणु जनन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा कोई भी पौधा हो, ठीक, उसमें बीज लगे हैं, वह किसी कारणवश बिखर जा रहे हैं, ठीक, जल द्वारा, हवा द्वारा वह बिखर जा रहे हैं और बिखर कर उनके बीजों द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति हो रही है, वही क्या कहलाता है? बीजाणु समाज संघ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका? राइजोपस। राइजोपस क्या है? राइजोपस। देखिएगा, इसके नीचे जड़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, यह मान लीजिए क्या है? बीज कोश। क्या है? बीज कोश, जिसमें बीज हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यह बीज कोश है जिसमें बहुत सारे बीज हैं। यह बीज किसी कारणवश क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, ठीक। और बिखर कर क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। और बिखर कर, बिखरना किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, हवा द्वारा, जंतुओं द्वारा भी हो सकता है, ठीक। इनके द्वारा कहाँ चले जाते हैं? जमीन पर बिखर जाते हैं। जमीन पर बिखरने के बाद इनसे नए पौधे जन्म लेते हैं, नए पौधे, ठीक। तो देखिए, यह क्या है? बीजाणु, ठीक। उसके बाद इसे कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। और यह जिसमें बीज रहता है इसे बीज कोश कह सकते हैं। क्या कहते हैं? बीज कोश, ठीक। या फिर बीजों का गुच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बीजाणु समाज संघ या बीजाणु जनन क्या है? किसी पादप के बीजों के बिखर जाने से नए जीवों का उत्पन्न होना। यह बीज किसके द्वारा बिखर सकते हैं? जल, हवा, जंतुओं द्वारा, ठीक। उसके बाद क्या? एग्जाम्पल राइजोपस का पौधा। इसके बीजाणु जो होते हैं वह किसी कारण बिखर जाते हैं और नए पौधे का विकास कर लेते हैं। बीज कोश क्या कहलाता है? जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। तंतु क्या कहलाता है? जिस पर यह पूरा बीज कोश और बीजाणु सहित पूरा संरचना अवस्थित होता है, ठीक। या बीजाणु गुच्छ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, इसको नोट कीजिए। बीज कोश, बीजाणु धानी भी इसको बोलते हैं, ठीक। बीजाणु धानी, कोश का मतलब कच्चा होता है जहाँ पर वो रहते हैं, बीजाणु धानी भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, इतना आप लोग समझ चुके हैं। इसके आगे की चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद होगा आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात कि आप लोग सामाजिक विज्ञान का वीडियो सही से नहीं देख रहे हैं, उसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको सभी एक विषय का पेपर देना है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।